हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2014 सीडीपी के 30 क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन को और एक बार देख लेते हैं। जो सीबीएसई के द्वारा बनाए गए प्रगतिशील शिक्षा का प्रोसेस है, प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार किया जाता है, ये बताया गया कि सीबीएसई के थ्रू जो बच्चों में सामाजिक विकास किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, उस बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए गए। हमें बेहतर ऑप्शन ढूंढना है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जाती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट मतलब ये बस सिखाया जाए कि मार्क्स कैसे गेन करना है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ भी बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है या जो भी है, मतलब चुपचाप नहीं सुन सकते, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट का, सामाजिकरण जो बच्चों को सीबीएसई द्वारा बनाया गया है प्रोसेस जो है वो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो सेकेंड ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड। क्वेश्चन 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का आधारित है। तो वाइगॉत्स्की के नाम आते ही पता होगा, वाइगॉत्स्की ने ज़्यादातर सामाजिक स्तर पे ही बातें बोली हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष, संज्ञात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें सामाजिक स्तर पे पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे के द्वारा एक तरीके से हेल्प करके पारस्परिक शिक्षण जो होता है, ये आपका वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, तो यहाँ पे क्लास में एक शिक्षिका है जो बच्चों से बोल रही है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। तो उसने ये बोला कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट जो भी दिया गया है, निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कोहलबर्ग का पूछा जा रहा है, अन्य की सहायता से कार्य करे, तो वह कोहलबर्ग के किस विकास के चरण की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे कोहलबर्ग का ये फर्स्ट ऑप्शन है। जैसे देखिए जिन प्याजे ने जैसे दिया था 4 स्टेज, ऐसे ही इन्होंने भी 3 या 4 स्टेज दिए हैं। तो उनमें जो ये आपका कोहलबर्ग का है, और इसमें ये उन्होंने बताया था कि कब बच्चा खुद से काम करने की कोशिश करता है और कब किसी की हेल्प लेके करता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था के इस कंडीशन में क्या होता है, ये चरण ऐसा है जिसमें बच्चा बिना दूसरे की मदद लिए कार्य करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखंडपन, परिपक्वता। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है अपने अंदर की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है, स्वनियंत्रित, तो इसे बोला जाता है स्वायत्तता, सेकेंड ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेविस के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। गलत है ये। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ये भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा है कि बच्चों को खुद ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार। विकार मीन्स बच्चों में जो जैसे पढ़ने का विकार होता है और फिर बोलने का, लिखने का, इस टाइप का जो विकार होता है, यहाँ पे बोला गया है भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है उसे भाषाघात बोलते हैं। अब अफेजिया बोला जाता है इंग्लिश में, भाषाघात, ठीक है। एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है हमें। नहीं है पूछा गया। यह शोध आधारित नहीं है,
विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पदवियों की मांग करती हैं, संबंध नहीं है। और फिर आगे है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं और फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत इसमें से कौन सा है जो मतलब कि उस बहुबुद्धि के सिद्धांत से रिलेशन नहीं रखता है। तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन जो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता, ऐसा तो कुछ नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है, तो निगेटिव ऑप्शन लेना है हमें। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th देखेंगे यहाँ पे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि वैध बुद्धि, ये आपका अभी 7th है ना, सॉरी 7th क्वेश्चन पहले देखते हैं। 7th हो गया, ठीक है 7th हो गया है। 8th देखेंगे। 8th में थोड़ा और इसको सही सीख लें। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन का आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ पे नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में कमी, जैसे जो विशिष्ट परीक्षण के अभाव मीन्स क्या होता है, कमी। तो जो अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं उसकी कमी में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो विभिन्न परीक्षण के अभाव में अगर कमी, परीक्षण की कमी हो जाएगी तो इस स्थिति में भिन्न बुद्धियों, डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 8th। 9 देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैदिक पूर्णता कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विचार से स्तर पर पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संख्यात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तिगत मतलब एक जैसे हर एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल। व्यक्तिगत विभेद क्या है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब एक एक बच्चे को देखना लाभकारी है या मतलब हानिकारक होगा, ये इस बेसिस पे बताया जा रहा है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए कि अगर इंडिविजुअल बच्चे का, तो लाभकारी तो फिक्स है कि लाभदायक ही होगा। अगर हम क्लास में जितने भी बच्चे हैं अगर सब, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो हमें इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब सिंगल बच्चों के बारे में पता करना चाहिए किस तरीके से सीख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लाभकारी 2 ऑप्शन है, तो इन्हीं में 2 में ये तो बिल्कुल कट कर देंगे। तो इन्हीं दोनों में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहला है लाभकारी, ये भी नहीं है, लाभकारी नहीं है तो ये भी कट है। लाभकारी 4th ऑप्शन है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन लाभकारी एक ही है, ठीक है, 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट जो विद्यालय आधारित आकलन है वो आरंभ किस लिए किया गया था, इसके बेसिस पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें इसके बेसिस पे आंसर बताना है। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों में संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों को उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी गतिविधियों में नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों की अभिप्रेरित किया जा सके। एंड 4th ऑप्शन है विद्यालय अपने क्षेत्रों के विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन थोड़ा देखिए इसमें कौन सा बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे है कि मुझे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है राष्ट्र में विद्यालय
शिक्षा संगठनों की शक्ति का, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर हम विद्यालय आधारित आकलन, देखिए एक्चुअली विद्यालय बनाए किस लिए गए हैं, तो देखिए सीटेट का पेपर जब भी आता है तो हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देके चलनी है हर क्वेश्चन में। अगर विद्यालय से रिलेटेड या कुछ ऐसी बात हो रही टीचर और स्टूडेंट की, तो ज़्यादातर हमें प्रियोरिटी किसकी देनी है, स्टूडेंट को देनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन लिख रहा है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो विद्यालय इसीलिए बनाए गए हैं कि उससे स्टूडेंट को, आने वाली पीढ़ी जो भी है, जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और विकासपूर्ण बनाया जा सके। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, तो ज़्यादातर छोटे बच्चों की बात करें वहाँ पे, जैसे कि 5 जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके बारे में सोच के आंसर दें। और जो सेकेंड पेपर है उसके लिए हमें 6 to 8 तक के बच्चों के बारे में सोचकर डिसीजन लेना चाहिए ऑप्शन का, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे 11th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि 3 एक जैसे ही हैं, एक अलग है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। फर्स्ट है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रक्रिया को लेना। निगेटिव आंसर ढूंढना है हमें, नहीं है, ठीक है। तो और फिर आगे है प्रश्नोत्तरी प्रचलित कराना और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ये भी एक तरीके से प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना किसी विषय पर, ये टीचिंग बेसिस पे हो गए। और प्रश्नोत्तरी परिचालन करना, ये भी हो गया। लेकिन ये स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है। ये तीनों तो क्वेश्चन से रिलेटेड, अपना मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। 4th ऑप्शन सबसे बेहतर लग रहा है यहाँ पे, 4 सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि चारों में से अलग है। एंड 12 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के ठीक तरह से मिला हुआ है। इसमें बोला जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन का इसमें से किसका मिलान सही है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से फर्स्ट है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपका आंसर दिया गया है मूल्यांकन, ठीक है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाया गया क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण को कौन सा था। इसके बेसिस पे ऐसा तो नहीं है, सेकेंड ऑप्शन तो बेहतर नहीं लग रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है। इसके बेसिस पे भी हम विशेष क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ, ये भी सही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। 4th ऑप्शन देखिए, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने की सर्वाधिक प्रकृति कर सकता है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो बेटर लग रहा है, 12, तो 4th हो जाएगा, ठीक है। एंड 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। 4 विधि दी गई, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है। कह रहे हैं कि मतलब 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित तब होगा जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, आप उसकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करें। सेकेंड है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। और अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ प्राय तुलना करते रहना, ये तो बिल्कुल गलत है। तुलना करना ऐसा तो कुछ है नहीं। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है 4th ऑप्शन।
लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आप भी है, सेकंड भी है। फर्स्ट ऑप्शन आप उसकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को, तो ये मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि टीचर का मतलब होता है कि बच्चों को आप उनकी क्षमता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें, मतलब उनके अंदर जो मतलब विश्वास कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाने को मतलब तत्पर हो सकते हैं, विश्वास को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार मतलब विकास से संबंधित वर्ड है यहाँ पे आत्मविमोह। फर्स्ट है आत्मविमोह, सेकंड है प्रमस्तिष्क घात। यह विकार का मतलब विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार, तो यहाँ पे विकासात्मक वाले वर्ड नहीं होने चाहिए। विकासात्मक विकार, विकार मीन्स दोष, विकास के दोष, 3 तो विकास के दोष हैं, एक ऐसा है जो कि विकास का दोष नहीं है। तो आत्मविमोह, आगे है प्रमस्तिष्क घात, ये तो क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है, विकासात्मक विकार है ये, पहला भी है। पर अभिघाजन तनाव, और अगला है न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसमें तो हमें थोड़ा सा इस टाइप के जो वर्ड रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा अच्छे से वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ये आपका फर्स्ट जो है ना, ये विकासात्मक विकार है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है। तो इसमें थर्ड वाला निगेटिव ऑप्शन है, तो हमें लेना है निगेटिव ऑप्शन लेना है, तो हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। एंड 15 देखेंगे यहाँ पे, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बहुत अच्छे अच्छे लिए गए हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक मतलब जिसमें बहुशिक्षण का मतलब समझ रहे हो, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, अधिगम सीखना, बहु आकलन तकनीक, ढेर सारे आकलन करके, तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन और पारस्परिक शिक्षण। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जो ये सब निम्नलिखित में से किसके संबंध है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत, ये विभेदित अनुदेशन होता है। 15 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। इससे बोलते मतलब इस टाइप बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, ये सब विभेदित अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं में निम्न में क्या समुचित है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण उनका महत्व है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है थर्ड है। और क्या समुचित है, निम्नलिखित में से प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। वे उच्च स्तरीय संवेदना, अच्छा मतलब ये बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय अगर संवेदना ले लेंगे ना, तो इसके कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय संवेदनात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है। 17 देखेंगे, विद्यालयों में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में ये होता है कि कोई भी बच्चा आता है तो हम उसमें कोई भी बिना भेदभाव किए या जो भी प्रॉब्लम है उस सबको अलग रखते हुए, मतलब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिए, बच्चों को लिया जाए और उसको विद्यालय में मतलब सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाने के लिए तत्पर रहा जाए। तो ये मतलब एक समावेशी शिक्षा होता है जो बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक जैसे तरीके से देखता है। विशिष्ट, तो ऑप्शन है यहाँ पे विद्यालयों में, मतलब क्वेश्चन में था कि समावेशन मुक्त किस पर केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण कर केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि निर्योग्य वालों को ही लेता है, ये कैसे भी बच्चे हों,
संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। ठीक है, तो 17 का विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, कि फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है। विद्यालयों में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी मतलब बहुत ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम है, विशिष्ट श्रेणी में सभी टाइप के बच्चे आ जाते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, एक्चुअली विशिष्ट श्रेणी की बात करें ना तो उसमें हर टाइप के बच्चे आते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का फर्स्ट। 18 देखेंगे, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण, ठीक है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का कारण, ठीक है, यह इस व्यवहार को अर्जित कर लेना। अगर बच्चा ये मतलब माइंड में सेट कर लेता है कि वे सफल नहीं हो सकते, तो ये तो बहुत ही निस्सहायता का कारण है। सीखी गई, हाँ ये सही लग रहा है, सीखी गई निस्सहायता। तो अगर बच्चा खुद से ही मान लेता है, अर्जित कर ले कि हम सफल हो ही नहीं सकते, तो ये तो बहुत निस्सहायता का कारण बन सकती है। ठीक है, कक्षा, फिर ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। चलो ठीक है, ये तो अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, निस्सहायता का कारण नहीं होता ये। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेते हो तो नैतिक निर्णय, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 19 देखेंगे, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करते हैं तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 अब, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं या करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि कोई बच्चा है, अगर वो लगातार कई बार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जाना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चों का, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल, ये सब ऐसा नहीं कि इस पर रोक लगा दें, तो ऐसा तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो ये परामर्श तो बिल्कुल गलत है। सेकंड, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी ऐसा नहीं है कि हमें ये बताना चाहिए तो उससे बच्चा सही हो जाएगा। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, तो बच्चा अगर ऑब्वियसली हर बार इतना कम मार्क्स पा रहा है तो ऐसा नहीं वो खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जो लग रहा है मुझे फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। मतलब जिससे कि अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करने से क्या रहेगा कि अगर जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है बच्चे में, उस टाइप की प्रॉब्लम को अगर बच्चा टीचर से पूछता है तो उसके साथ वो डिस्कशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 20 बात करेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। निगेटिव ऑप्शन को ध्यान देना है, नहीं करता। समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। ऐसे क्वेश्चनों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। समस्या समाधान, ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक प्रारूपता समस्या समाधान को क्या बाधित
नहीं करता है। मानसिक प्रारूपता तो करता है, मोर्चाबंदी ये भी करता है, फिक्सेशन निर्धारण ये भी करता है। तो अंतर्दृष्टि इनसाइट जो है ये ऐसा है जो कि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। अंतर्दृष्टि है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। 21 बात करेंगे यहाँ पे। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, मतलब एक पाठ तो प्रेजेंट में है ही, प्लस पहले से कोई पाठ पढ़ा हुआ है, उससे जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तो ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह आकलन से दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो ये जो 3 ऑप्शन बचे इन्हीं में से कोई हो सकता है। पहला है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली को विकसित करने से रिलेशन है। बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। थर्ड है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित करे। नहीं, ऐसा तो ठीक है लेकिन उतना बेहतर नहीं है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने का, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। 21 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। ठीक है, और यहाँ पे विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की त्रुटि, दो मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें अधिकाधिक सामान्यीकरण है? तो यहाँ पे जो होता है ना, इसमें सरलीकरण, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है इसका बेस्ट ऑप्शन थर्ड है, विकासात्मक। इसमें क्या होता है कि बच्चा, दोनों तरह के बच्चे गलत कर सकते हैं, त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है, मातृभाषा जो सीख रहा है वो भी, और जो द्वितीय भाषा सीख रहा है वो भी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में तनाव जो होता है, टेंशन, निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से इस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका ऑप्शन जो होगा, क्वेश्चन 24 की बात करेंगे यहाँ पे। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्प्रत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। मतलब कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से उसका मतलब प्रगति है जो, तो मतलब कि बच्चे का सोचने समझने की या डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से प्रॉब्लम आ गई है। हम बात करें क्वेश्चन 24। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्प्रत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। मतलब किसी दुर्घटना की वजह से उसकी प्रगति थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर अनेक टाइप से प्रॉब्लम हो जाती है एक्सीडेंट होने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इसमें से पूछा जा रहा है सबसे बेहतर कौन सा है जो बच्चे के परामर्श के लिए। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हैं तो लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करता है। विद्यार्थियों को, थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने के हेतु यह अच्छा है। संभावित परामर्श है, यह कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो ऑप्शन है मतलब बच्चे के बारे में जो परामर्श लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये जो डिसीजन लिया जाएगा इसमें कोई आरामदायक महसूस करेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड देखेंगे, वो अपने विचारों द्वारा खोज करने हैं तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोग संबंध विकसित करना, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने में प्रयास के लिए कहना है। तो 25 का जो ऑप्शन है सबसे कम पूछा गया है। तो यहाँ पे तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक होगा, उसके लिए निम्नलिखित कौन सा, मतलब अगर ये इस तरीके का यहाँ पे सहयोगी संबंध विकसित करता तो ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे कम जो होगा मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला होगा, ये जीतने का प्रयास करता है ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 देखेंगे, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैस्लो ने ये बोला था, ये स्टेटमेंट तो हमें ज़्यादातर पता होना चाहिए। यह मत स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर पढ़ते हैं, ये तो मैस्लो ने कहा था। ठीक है, एंड 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम मतलब क्लास में सीखने के लिए बच्चों के ज़्यादा हेल्पफुल होगा? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षा की संख्या को बढ़ा देना। हाँ है, तो ये ऑप्शन ठीक तो है लेकिन उतना बेहतर नहीं। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ा देना, बढ़ावा व सहायता देना। तो सेकेंड ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, क्योंकि अगर क्लास को ज़्यादा बेहतर बनाना है बच्चों में जो अधिगम सीखने के लिए, तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा, स्वायत्तता का मतलब जो उनकी खुद की सोच है, अपने बारे में सोचना, किस तरीके से किसी चीज़ को मैनेजमेंट करें, और सहायता भी करना, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प भी करें। तो सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा सही है, ये सेकेंड हो जाएगा। 28 देखेंगे, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावुकों का कोई स्थान नहीं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी फोर्थ ऑप्शन मुझे लग रहा है, फोर्थ 28, और अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। हाँ ये भी सही है, तो अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं और अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, लगभग एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हमें देना है एक ही ऑप्शन यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम ले सकते हैं थर्ड और फोर्थ में से थर्ड ले लेते हैं, थर्ड ज़्यादा सही है। यहाँ पे सीटेट ने जो दिया था थर्ड ही दिया था, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 29 देखेंगे, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से भी चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन पेशियाँ तन जाती हैं। उनके इस व्यवहारिक परिवर्तन या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, वह अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति
भावनात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन जो होगा, कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट जो है आपका, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयुक्तात्मकता को प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये है आपके 30 क्वेश्चन।